इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स कैसे होती हैं? ठीक है, किस तरीके से फंड्स का फ्लो चल रहा है इंटरनेशनली। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडी किए कि डिफरेंट तरीकों से आप जो है फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। सो कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल फ्लो इज द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है कि हमने देखा कि आपके पास सबसे ज्यादा जो रिलायबल होता है वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि आप अपने पैसे यहाँ से उठा के फॉरेन कंट्री में जाके पुट करें, वहां पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। जिसके लिए हमने कहा था कि उसका सबसे बड़ा जो है ये ड्रॉबैक भी था कि जो है वो क्या कर सके कि वहां पे वो जाके फंड्स लगा लेते हैं और फिर अगर उनका जो है वो बिजनेस या सेटअप जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही ओपन सोर्स होता है आपके पास फंड्स के फ्लो का, और इसलिए कहता है कि फर्म्स कॉमनली अटेम्प्ट टू एंगेज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट so that they can reach additional consumers and can rely on low cost labor. In 2006, the total amount of direct foreign investment by firms or government agencies all over the world into all countries was about 1.2 trillion. Exhibit 2.7 shows a distribution of region where the DFI was targeted during 2006. ठीक है कि आपके पास जो है 1.2 ट्रिलियन के जो है बिलियन जो है आप ट्रिलियन का डॉलर ट्रिलियन आपके पास जो है ट्रेड किसके जरिए से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हुआ। क्योंकि हमने जो है जब स्टडी किया हमने कहा कि एक्विजिशन आपको एक बहुत बड़ी मार्केट देती है, लेकिन एक तैयार बिजनेस को फिर दोबारा से उठाना और वो जो उसको सेल आउट किया होता है तो उसके बैक में कोई रीजन होती है, कोई हिस्ट्री होती है उसकी। तो इसलिए जब आप उसको जो है एक डिस्ट्रॉयड बिजनेस को दोबारा से उठाते हो तो वो आपके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो बिजनेसेस इसलिए क्या करते हैं कि वो खुद ही वहां पे जाते हैं और वहां पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसका जो है आगे जाके हम जो है ग्राफ में ये सारी की सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से उनकी जो है डीएफआईस चल रही है। So कहते हैं कि notice that Europe attracted almost half of the total DFI in 2006. Western European countries, most of the DFI, but Eastern Europe countries such as Poland, Hungary, Slovenia, Croatia, and Czech Republic also attracted a significant amount of DFI. कि मोस्टली आपके जो है कहाँ पे जा रही है फंडिंग्स, वो 2006 में आपकी सारी की सारी यूरोप साइड पे थी। वेस्टर्न यूरोप ने भी बहुत से डीएफआई अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पोलैंड वगैरह जैसी कंट्रीज आ गई, हंगरी हो गया। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है बहुत सी डीएफआई को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे अगर आपको याद हो तो नोकिया का मोबाइल पे आपका लिखा होता था जी मेड इन हंगरी। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो क्या कर दी थी, वहां तक मूव होना शुरू हो गई और उन्होंने अपने प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। So कहता है कि this is not surprising since these countries are not as developed as those in Western Europe and have more potential for growth. They also have relatively low wages. The United States attracted about $177 billion in DFI in 2006, or 14% of the total DFI. क्योंकि जैसे पाकिस्तान हो गया और जैसे ये कंट्रीज हंगरी और स्लोवेनिया और जो है चेक रिपब्लिक्स हो गए, तो दे आर आल्सो डेवलपिंग कंट्रीज। इनके पास जो है बहुत पोटेंशियल है। ठीक है कि आप वहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करो, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, और जो चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटीज है नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है लो वेज का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है। आप उसको जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और कहता है कि यूएस में कितना डीएफआई किया, कितना अट्रैक्ट किया अपनी कंट्री में, दैट इज अबाउट $177 बिलियन, जो कि 14% आपके पास टोटल डीएफआई का बनता है। सो कहता है कि अगर हम देखें तो इस तरीके से आपके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। ठीक है, यूएस ने कंप्लीट 14% लिया हुआ है, यूरोप ने 48% जो है कैप्चर किया हुआ है, जिसको अभी हमने देखा। एशिया 19% कैप्चर करने में कामयाब हुआ। सिर्फ एक यूएस 14 और एशिया को देख लें तो वो अकेले जो है 19 कर रहा है। फिर जो है लैटिन अमेरिकन कैरेबियन 8%, अफ्रीका 3%, अदर कंट्रीज 8%। क्योंकि एशिया भी आपके पास क्या है, लो वेज कंट्री है, रॉ मटेरियल सस्ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो है इसलिए 19% आया, लेकिन यूएस ने जो है वो अकेले ही 14% जो है मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। सो कहता है कि डीएफआई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएफआईज बाय यूएस फर्म्स किस तरीके से उन्होंने की हुई है। सो कहता है कि मैनी यूएस based MNCs have recently increased their DFI in foreign countries. For example, ExxonMobil, IBM, Hewlett Packard have at least 50% of their assets in foreign countries. The United Kingdom and Canada are the biggest targets. Europe as a whole received more than 50% of all the DFI by US firms. कि यूएस ने क्या किया हुआ है, जैसे एक्सॉन हो गया, आपके जो है आईबीएम हो गया, हॉलेट पैकर्ड हो गया, ये सारे के सारे जो है बिजनेसेस ने अपने तमाम के तमाम एसेट्स जो है फॉरेन कंट्रीज में डेवलप किए हुए हैं। जब आपके एसेट्स बाहर कंट्री में इतने ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपने वहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है। और फिर कहता है कि उसके बाद यूके और भी हो गए, तो ये उनके सारे के सारे टारगेट एरियाज है।
फिर यूरोप ने जो है वहां से तकरीबन 50% जो है उन्होंने डीएफआईज अट्रैक्ट किए यूएस फर्म्स के, कि वहां पे वो लोग जो है अपने डीएफआईज करके गए हैं. So another 30% of DFI is focused on Latin America and Canada, while about 16% is concentrated in the Asia and Pacific region. The DFI by US firms in Latin America and Asian countries have increased substantially as these countries have opened their markets to US firms. कि यहाँ पे फिर थोड़ी सी जो है क्या हुआ कि आपके पास जैसे जो है एशियन कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिका हो गया, इनके जो है वहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होने लगा जैसे जैसे इन्होंने अपने बैरियर्स खत्म कर दिए. इनिशियली इन कंट्रीज ने जो है बहुत बैरियर्स लगाए थे, जैसे चाइना को देख लें तो चाइना जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, लेकिन चाइना ने खुद को ओपन किया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, वेलकम करना शुरू कर दिया बिजनेसेस को, तो बाकी बिजनेसेस भी जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और वो भी वहां की तरफ मूव करना शुरू हो गए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएफआईज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या सिचुएशन है डीएफआईज की. सो कहता है कि जस्ट एज यूनाइटेड स्टेट firms have used DFIs to enter market outside United States, non-US firms have penetrated the US market. Much of DFIs in the US comes from United Kingdom, Japan, Netherlands, Germany, Canada. Seagram, Foodline, and some other foreign-owned MNCs generated more than half of their revenue from the United States. ठीक है कि जैसे जो है यूएस दूसरे मुल्कों में डीएफआई इतने ज्यादा कर चुका है, तो इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज ने भी जो है यूएस के मार्केट को पेनिट्रेट किया, अपने लिए जगह बनाई वहां पे और वो वहां पे एंटर हुए. कौन सी कंट्रीज थी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान हो गया. जापानी प्रोडक्ट जो है बहुत ही मशहूर है कार्स मैन्युफैक्चरिंग में, उनके सिस्टम को माना जाता है. ठीक है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट उनके माने जाते हैं. तो उन्होंने जो है वहां पे मूव करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की, जैसे सीग्राम हो गया, फूड लाइन हो गया और इस किस्म की और फॉरेन की कंपनियां हैं जिन्होंने वहां पे रेवेन्यू जनरेट की मोर देन हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. Many well-known firms that operate in the United States are owned by foreign companies, including Shell Oil, Citgo Petroleum, Canon, Fireman's Fund. ठीक है कि इस किस्म की कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है कि इन्होंने जो है इनको कि कौन ओन कर रहा है, इनको डिफरेंट कंट्रीज ओन कर रही है, जैसे नेदरलैंड हो गया, वेनेजुएला हो गया. ये जो है सारी की सारी कंट्री जो है वो क्या कर रही है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है कंपनीज को वहां पे ओन कर रही है और ऑपरेट कर रही है. Many other firms operating in the United States are partially owned by foreign companies including MCI Communication, Northwest Airline. ठीक है कि इस किस्म की कंपनियां भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जिनको पार्शियली ओन करते हैं, कि जिनकी मैनेजमेंट उनके पास है या फिर उन्होंने क्या किया उनकी प्रोडक्शन को लिया हुआ है, हाफ उसके जो है वो ओनर्स हैं. While US-based MNCs consider expanding in other countries, they must also compete with foreign firms in the United States. कि जहां वो दुनिया को डोमिनेट करने के बारे में सोच रहा है, उसको ये चीज भी नजर में रखनी होगी कि उसके मुल्क में भी उसके लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और सिचुएशन उसके लिए चेंज होती जा रही है. क्योंकि जहां जहां वहां पे जो है उनके मुल्कों में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं से जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी उसके मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे चाइना है. तो इसको उसके साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा, इसको उसको भी नजर में रखना पड़ेगा कि चाइना जो मेरे मुल्क में डोमिनेट हो रहा है, प्रोडक्ट को कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, मुझे उसको भी जो है ओवरकम करना पड़ेगा. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डीएफआई को इफेक्ट करते हैं. कहता है कि कैपिटल फ्लोज रिजल्टिंग फ्रॉम डीएफआई चेंज व्हेनेवर कंडीशन इन द कंट्रीज चेंज द डिजायर ऑफ अ फर्म टू कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशंस देयर. सम ऑफ द मोर फैक्टर्स दैट इंक्लूड इफेक्ट countries appeal for DFI are identified here. कि आपके जो है फैक्टर्स कौन से हैं जो डीएफआई को जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो है उधर नहीं जाते या उनके फ्लो को जो है कुछ ज्यादा बढ़ने नहीं देते, उनको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं. तो उसमें पहली चीज आपके पास आ जाती है चेंजेस इन रिस्ट्रिक्शंस. कि कंट्रीज अपने रिस्ट्रिक्शंस को चेंज कर देती है, कोई जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स की तरफ आ जाता है, कोई ओपननेस की तरफ आ जाता है. जैसे कहता है कि ड्यूरिंग द 90s many countries lowered their restriction on DFI, thereby opening the way to more DFI in those countries. Many US-based MNCs, including Bosch and Lomb, Colgate-Palmolive, and General Electric, have been penetrating less developed countries such as Argentina, Chile, Mexico, India, China, and Hungary. ठीक है कि जहाँ पे एक तरफ जो है कंट्रीज ने अपने जो है रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाए, हमारे मुल्क जो इम्प्रूव हो जाए, हमें नए टेक्नोलॉजी नए प्रोडक्ट्स मिल जाए. वहीं पे जो है यूएस बेस्ड जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, जैसे जो है कॉलगेट और वो हो गए, उन्होंने जो है पेनिट्रेट किया दूसरे कंट्रीज में, अर्जेंटीना वगैरह में. न्यू अपॉर्चुनिटीज इन दिस कंट्री हैव अराइजन फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट बैरियर्स. और उन मुल्कों में नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई. कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई कि जब आप अपने बैरियर्स को कम करते हो, जैसे पाकिस्तान ने किया, बहुत सी कंट्रीज को वेलकम किया, तो आपके मुल्क में डिफरेंट किस्म की ऑटोमोबाइल जो है इंडस्ट्रीज प्रमोट होना शुरू हो गई, डिफरेंट किस्म की गाड़ियां आए रोज आ रही हैं.
क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू होगी, बाहर के मुल्कों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, आपकी कंट्री में जो है नए प्रोडक्ट्स नई टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई, लोग फैसिलिटेट होने शुरू हो गए। तो जब चेंजेस आ जाती हैं आपके पास जो है रिस्ट्रिक्शंस में, तो वो जो है आपके लिए आसानी पैदा करती है। और ये जरूरी नहीं है कि 100% हर कोई जो है बैरियर्स हटा रहा है, वहां पे ऐसी सिचुएशन भी होती है जो बैरियर्स इंप्लीमेंट भी करती है। तो जो बैरियर्स इंप्लीमेंट करती है वो आपके लिए आपके ट्रेड को लिमिटाइज कर देती है। फिर आपके पास एक सेकंड चीज जो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता है कि several national governments have recently engaged in privatization or selling some of their operations to corporations or other investors. Privatization is a popular in Brazil and Mexico, in Eastern European countries such as Poland, Hungary, and in China, in such Caribbean territories as the Virgin Islands. It allows for greater international business as foreign firms can acquire operations sold by national governments. कि नेशनल गवर्नमेंट्स आपकी क्या कर देती है, वो गिव अप कर देती है, वो कहती है कि यार हम जो है ये कंपनीज बेच रहे हैं, कौन उसको खरीदना चाहता है। जैसे आपका जो है पीटीसीएल था, जैसे काफी अरसे तक आपकी जो है मार्केट में पीआईए पे इश्यूज चल रहे थे कि प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है। वो प्राइवेटाइजेशन से मुराद हमारी क्या थी कि वो उसको वेलकम कर रहा है कि इंटरनेशनली कोई ऐसी कंपनी है जो उसको ओन कर ले, और जब वो उसको ओन कर लेगी तो वो सेक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा और आपके मुल्क में जो है एक नए तरीके कार आ जाएगा और वो जो है इसको मजीद बेहतर तरीके से चला सकती है। वो उसको जो है ग्रो करेगी, जैसे आपके पीडीसीएल हो गया। अदरवाइज आज तक आपके पास फिर जो है ब्रॉडबैंड का ख्वाब भी आप ना देख पाते हैं, आप वही जो है वायर उसके साथ इंटरनेट के साथ चिपके होते हैं। सो क्या था, जब आपने उसको प्राइवेटाइज किया तो न्यू टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया और आपको बेहतर सर्विसेज मिलना शुरू हो गई। सो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन वाज यूज्ड इन चिली टू प्रिवेंट अ फ्यू इन्वेस्टर्स फ्रॉम कंट्रोलिंग ऑल द शेयर्स एंड इन फ्रांस टू प्रिवेंट पॉसिबल रिवर्जन टू अ मोर नेशनलाइज्ड इकोनॉमी। In the United Kingdom, privatization was promoted to spread stock ownership across investors, which allowed more people to have direct stake in the success of British industry. कि चिली ने क्या किया कि फ्यू इन्वेस्टर्स को कंट्रोल किया कि जो है वो लोग और मालिकान जो है वो सारे के सारे शेयर्स ना ले लें। ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे वहां पे जो है इकोनॉमी को जो है वो इम्पैक्ट करना शुरू कर दें। तो उन्होंने जो है उसके लिए थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन को लिमिटाइज कर दिया है। यूके ने क्या किया कि वहां पे जो प्राइवेटाइजेशन को स्टॉक के जरिए से, ओनरशिप के जरिए से बढ़ाना शुरू कर दिया कि उनके जो है शेयर्स हर बंदा लेना शुरू कर दें और उनके जो है डायरेक्टली उनके बिजनेस के अंदर स्टेक्स आना शुरू हो जाए। सो डिफरेंट किस्म के जब स्टेक होल्डर्स आएंगे तो क्या होगा कि ओनरशिप एक बंदे के हाथ में नहीं जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। किसी के पास 500 शेयर है, किसी के पास 10,000 शेयर है, किसी के पास जो है 80,000 है। तो वो जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिस्टम चल रहा होगा। The primary reason that the market value of a firm may increase in response to privatization is that anticipated improvement in managerial efficiency. सबसे पहली बात वहाँ की मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब नई कंट्री आती है, नई कंपनी जो है वहाँ पे उसको गेन ऑन करती है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे जो लूप होल्स थे या जो है वहाँ की जो बैड सिचुएशंस थी या जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे मैनेजमेंट की वजह से, उनकी सीरियसनेस ना होने की वजह से, वो उसको रिमूव करेगी। वो उन चीजों पे काम करेगी क्योंकि उसने इतना पैसे लगाया हुआ है तो उसको अपने पैसे रिकवर करने हैं। और इसके लिए वो क्या करेगा, अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा कि वो उसमें जो है मजीद से मजीद जो है इंप्रूवमेंट्स ला सके। तो वो अपनी मैनेजमेंट उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। Managers in private owned firm can focus on the goals of maximizing shareholders' wealth, whereas in a static owned business, the state must consider the economic and social ramification of any business decision. कि जब प्राइवेटाइज आ जाते हैं तो उनके जो है, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि हमारे जो है कंपनी के जो है फर्म वैल्यू इंक्रीज करने से मुराद हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, वो उसका मेन गोल है। तो वो जो है उसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे आपकी जो है फर्म्स जो है या बिजनेस स्टेट ओन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इन चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम डिसीजन लेते हैं कि कौन से फर्म्स जो है हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें जो है प्रायोरिटाइज से जो है वापस अपने ओनरशिप की तरफ लाना चाहिए, तो क्या हमें मैनेजमेंट उनके पास रखनी चाहिए या मैनेजमेंट हमें लेनी है, इनके बारे में वो जो है डिसीजंस रिवाइज करते रहते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन इस चीज को एनालाइज करते हैं। Also, managers of a privately owned enterprise are more motivated to ensure profitability because their careers may depend on it. For these reasons, privatized firms will search for local and global opportunities that could enhance their value. The trend toward privatization will undoubtedly create a more competitive global marketplace. ठीक हो गया कि इससे क्या हो जाता है कि आपके पास जो मैनेजर्स होते हैं उनको बड़ा फायदा मिलता है। क्यों फायदा मिलता है? क्योंकि वो जो है उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है कि यार मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। पहले मैं एक छोटी फर्म के साथ, लोकल फर्म के साथ काम करता था, अब जो है इतना हम ग्रूम कर चुके हैं कि हम जो है बड़ी कंपनी का मालिक मैं हमारे में जो है उसका मैनेजर बन चुका हूँ। तो उसका भी रैंक इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, उसको जो है कैरियर ग्रोथ नजर आना शुरू हो जाता है।
तो इसीलिए जो है वो क्या करता है कि इस किस्म की जो प्राइवेटाइज फर्म्स होती हैं, ठीक हो गया, वो लोकल और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को जो है एनहांस करती हैं और वो इसको एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि वो अपनी वैल्यू को मजीद से मजीद बढ़ा सके और ग्लोबल मार्केट में अपने लिए जो है वो जगह मजीद बना सके। So, इससे क्या फायदा हो जाता है? एक तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाती है। The countries that have a greater potential for economic growth are more likely to attack DFI because the firms recognize that they may be able to capitalize on that growth by establishing more business there. कि उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कंट्रीज में जो है जहाँ पे पोटेंशियल होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, आपके जो है अफगानिस्तान हो गया, इस किस्म के जो है मुल्क हैं, वहां पे उनको बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है ग्रो करने का, और उनकी कोशिश क्या होती है कि वो वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। क्यों? क्योंकि उनको एक तो रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, दूसरा उसको जो है वहां पे जो रॉ मटेरियल जो है लेबर है वो सस्ता मिल रहा है। तो वो इन दोनों चीजों का फायदा उठा के अपने प्रोडक्शन इतनी ज्यादा करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाते हैं। सेकंड बेनिफिट उनको क्या हो जाता है? टैक्स रेट का। The countries that impose relatively low tax rates on corporate earnings are more likely to attack DFI. When assessing the feasibility of DFI, firms estimate the after-tax cash flows that they expect to earn. टैक्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपकी जो है जो अर्निंग्स है वो सारी की सारी अगर टैक्सेस में जा रही है जो है, तो कंपनी वहां पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने मुल्क में फिर से ज्यादा कमा रही है। बजाय इसके कि वो दूसरे मुल्क को जो है टैक्सेस दे और वहां पे जो है उसको फैसिलिटेट करे, वो क्यों ना ऐसे मुल्क में जाए जहां पे टैक्सेस लो हो, ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले। सो जब हम जो है क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बना दे, तो इनकम स्टेटमेंट में हम वहां पे लिखते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो वहां पे जब इंटरेस्ट हटा के हमारे पास आता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमारे पास जब बच जाती है, तो हम देखते हैं कि वो कितने पैसे बचे, वो हमारी इनकम कितनी हुई। सो वो जो है अगर उसको इनकम ज्यादा बचती है तो वो उसके लिए ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड, एक्सचेंज रेट अगेन, ठीक है, उसका रोल हर जगह डिस्कस होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से क्या हो जाता है कि अगर आपकी जो है करेंसी दूसरे मुल्क के साथ जो है ट्रेड कर रहे हैं बिजनेस, तो वो क्या होगा कि वो इस चीज को देखा कि उस कंट्री के जो है जो एक्सचेंज रेट है वो कैसा है। अगर वो स्ट्रांग है तो फिर तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसको कम पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उसका एक्सचेंज रेट वीक है तो उसका सबसे बड़ा फायदा उसको क्या होगा कि उसको उसके बारे मुकाबले में बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। जैसे जो है यूएस को $1 के मुकाबले में 160 रुपीज मिलते हैं, तो वो जो है जाहिर सी बात है कि वो उसको अपने लिए गनीमत समझेंगे और वो उसको कंसिडर करेंगे। ना क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि आपके जो डीएफआई से हटके जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, उसकी सिचुएशन कैसे होगी? सो कहता है कि द डिजायर बाय इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल ओनर्स इन्वेस्टर्स टू डायरेक्ट इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू अ स्पेसिफिक कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, कि डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं जिसको आपको एनालाइज करना पड़ता है जब आप जो है क्या करते हो कि इंटरनेशनली आप जो है बिजनेस करते हो और वहां पे अपने शेयर्स वगैरह इशू करते हो, या जो है शेयर्स की जगह पे आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पैसे पुट करते हो। तो पहली चीज आपको जो इफेक्ट करती है दैट इज टैक्स रेट्स ऑन इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, कि आप टैक्सेस कितने पे करोगे वो मैटर करता है। जैसे प्रीवियसली हमने देख लिया, कहता है कि investors normally prefer to invest in a country where the taxes on the interest or the dividend income from investments are relatively low. Investors assesses their potential after tax earning from the investment in foreign country securities, कि वहां पे उन शेयर्स के बदले में वो जो है कितना जो है वो अर्न कर रहा है और फिर उस पर टैक्सेस कितना दे रहा है इनकम की, या फिर वो जो है क्या कर रहा है कि बॉन्ड्स उसने वो किए हुए हैं तो उसके बदले में वो कितना जो है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके ऊपर कितने उससे पेमेंट्स कट रही है, वो इस चीज को मैटर करते हैं। सेकेंड चीज इंटरेस्ट रेट, कि जब आप जो है क्या करते हो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप जो है इस चीज को देखते हो कि कहाँ पे मुझे जो है लोन देना चाहिए, कहाँ पे मुझे बॉन्ड खरीदने चाहिए। So कहते हैं कि portfolio investment can also be affected by interest rate. Money tends to flow to countries with the high interest rates as long as the local currencies are not expected to weaken. कि जो कंट्रीज आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं, आप अपने मुल्क से पैसे निकाल के उस मुल्क में पुट करते हो कि मुझे उससे ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट यहाँ से मिल रही है। वाई टू गो फॉर द बिजनेस, कि मैं शेयर्स के लिए जाऊं और फिर प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन को देखूं, मैं बॉन्ड्स खरीद लूं, लोन दे दूं उसको और इंटरेस्ट उस पर ले लूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतने ज्यादा इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। तो अब जो है बिजनेस इस चीज को एनालाइज करती है। देन एक्सचेंज रेट अगेन वही बात, ठीक है, कि व्हेन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी इन अ फॉरेन कंट्री, देयर रिटर्न इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन विच द सिक्योरिटी इज डोमिनेटेड। कि दो चीजों से इफेक्ट पड़ता है, एक तो ये है कि आप जो है चेंज आपके पास जो सिक्योरिटी कौन सी उसमें हो रही है, आपकी सिक्योरिटी महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है।
दूसरा आपको जो है कहाँ से बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो करेंसी है वो कौन सी डोमिनेट कर रही है, डॉलर में वो सारा का सारा ट्रेडिंग हो रहा है या अपनी लोकल करेंसी में हो रहा है। अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी कि वो जो है आपकी लोकल उसमें चल रही है तो फिर तो आपके अगर जो है लोकल करेंसी वीकन है तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, क्योंकि आपके जो है वहां से वो आपको जो है अगर वीकन है तो ज्यादा बेनिफिट देगा क्योंकि आपको ज्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर आपके लिए जो है वो स्ट्रांग है तो फिर आपके लिए जो है वो प्रॉफिट श्रिंक हो जाते हैं। और इसे कहते हैं कि if a country's home currency is expected to strengthen, foreign investors may be willing to invest in the country's securities to benefit from the currency movement। कि अगर फॉरेन करेंसी में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसके जो है मूड कब बनेगा वहां पे इन्वेस्ट करने का, अगर उसकी होम करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन होने वाली हो। सो वहां पे जो है उसकी सिक्योरिटी जब वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी तो उसको दूसरे करेंसी जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। कि अब आपको $1 जो है वो 160 पे मिल रहा है, ठीक है, फिर अगर वो स्ट्रांग हो जाती है तो 80 पे आ जाए अगर, तो आपको $2 मिलेंगे 160 में। तो जाहिर सी बात है आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे। और फिर वाइस वर्सा कि जब आपके पास सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है तो वहां पे आपके पास ऑपोजिट सिचुएशन चलेगी। So कहता है कि in period 2006, US investors that invested in foreign currencies benefit from the change in the exchange rates. Since the foreign currency strengthens against the dollar over time, the foreign currencies are ultimately converted to more dollars when they are sold at the end of the year. ठीक है, कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी वही बात की कि जब आप जो है यूएस में क्या हुआ इन्वेस्टर्स ने जब बाहर इन्वेस्ट किया तो उनको इस चीज से बड़ा फायदा हुआ एक्सचेंज रेट से। क्या हुआ, क्योंकि उनकी फॉरेन करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन हो गई डॉलर के मुकाबले में, तो उनको जो है क्या हुआ कि उनको जो है मजीद जो है पैसे ज्यादा मिलना शुरू हो गए। और जब वो जो है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कन्वर्ट करने लगे तो वो उसके लिए ज्यादा हो गए थे क्योंकि आप वहां से उसकी करेंसी में डोमिनेट कर रहे थे। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। कि आपके जो है जो कैपिटल फ्लोज चलता है उसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या पड़ता है आपकी तमाम की तमाम ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे। सो कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट रिलाइज हैवीली ऑन फॉरेन कैपिटल इन मैनी वेज। वहां पे जो है वो क्या कर रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमने प्राइवेटली भी कहा था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत कम है। उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर किस चीज में चलती है, कैपिटल में चलती है। तो क्या इफेक्ट वो रखता है, कहता है कि फर्स्ट देयर इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफिसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। कि वो जो है क्या करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो क्या करता है यूनाइटेड स्टेट में करता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफिसेज वगैरह वहां पे बनाता है। Second, foreign investors purchase US debt securities issued by US firms and therefore serve as a creditor to these companies। और फिर वहां पे जो है वो क्या करता है कि जब एक कंपनी वगैरह बनाता है तो वो बॉन्ड्स इशू करता है या शेयर्स इशू करता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो है उस कंपनी के बॉन्ड्स और शेयर्स को परचेज करते हैं। थर्ड, foreign investors purchase treasury debt securities and therefore serve as creditors to the US government। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो शेयर्स हो गए कि आप उसके शेयर्स खरीदो तो आप उसके जो हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक है, अगर आप जो है उसका क्या कर लेते हो कि बॉन्ड्स खरीद लेते हो तो वो बॉन्ड्स जो है वहां पे उसकी क्या हो जाती हैं कि आप उसकी जो कंट्री होती है वो आपके जो है उसके लिए आप कर्जदार बन जाते हो। ठीक है, वो आपके कर्जदार हो जाते हैं और वो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं। सो इसी तरीके से इन्होंने जो है आपको एग्जांपल दी है जापान की। ठीक है, कहता है कि फॉर एग्जांपल annual interest rate has been close to 1% for several years because the supply of funds in its credit market has been very large। ठीक है, at the same time Japan's economy has been stagnant, so the demand for the funds to support the business growth has been limited। जापान का हमने कहा कि वहां पे सिचुएशन क्या है आपकी। ठीक है, कि वो जो है इस तरीके से वहां पे फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जापान की इकोनॉमी जब हमने कहा कि वो स्टैग्नेंट है तो वहां पे क्या है कि डिमांड फॉर फंड्स टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ हैज बीन लिमिटेड। और वहां पे जो है उसके जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए फंड्स ग्रांट्स वगैरह दिए जाते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। So given the low interest rate in Japan, many Japanese investors invested in their funds in the United States to earn a higher interest rate। तो वो लोग यहाँ से पैसे लगाने की जगह पे वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में, क्योंकि वो जो है उसको ज्यादा पेमेंट दे रहा है। So कहते हैं कि the impact of international capital flows on the US economy is shown exhibit 2.8 at a given point in time. The long-term interest rate in the United States is determined by the interaction between the supply of funds available in the United States credit markets and the amount of funds demanded there। कि आप जो है फिर इस चीज को देखते हो कि वहां पे फंड्स की जो है फायदा क्या चल रहा है, सिस्टम कैसे चल रहा है, जो एग्जिबिट में उन्होंने शो किया ग्राफ के जरिए से शो किया है। क्योंकि वहां पे जापान ने तो अपनी इकोनॉमी को बड़ा स्ट्रेट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड के स्टैग्नेट किया हुआ है, तो यूएस ने उसकी मार्केट को ओपन किया हुआ है, तो लोग वहां से पैसे निकाल के क्या कर रहे हैं इसकी जगह पे वो वहां पे यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि वहां पे उसको जो है ज्यादा फायदा मिल रहा है और यूएस के पास फिर फंड ज्यादा जनरेट हो रहे हैं जो कि वो वहां पे अपने बिजनेसेस के सपोर्ट को पूरा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ इंटरनेशनल ट्रेड को, कि आपके पास क्या है, पहली चीज इन्होंने बताई है पैराग्राफ में कि लॉन्ग टर्म आपके पास इंटरेस्ट रेट्स और फिर अमाउंट्स ऑफ फंड्स। सो S1 आपके पास क्या शो करता है, आपके पास कर्व कि इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिक फंड्स, S2 इंक्लूड्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन फंड्स सप्लाइड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। कि पहले आपके पास सिचुएशन क्या थी कि डोमेस्टिक फर्म्स आपके जो है फंड्स यहाँ पे लाई कर रहे थे, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया कि वहां पे मजीद सप्लाई जो है आपके पास बढ़ना शुरू हो गई, कि आपके जो है डोमेस्टिक प्लस फॉरेन फंड्स भी आगे यूनाइटेड स्टेट को सप्लाई करने शुरू कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो है जो डिमांड कर्व है उसमें अमाउंट ऑफ फंड आपके पास देखें तो इंक्रीज होना शुरू हो गया एक्स एक्सिस पे। वाई पे देखें तो आपके पास जो इंटरेस्ट रेट वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। क्यों रिड्यूस होना शुरू हो गया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, तो इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन में देखें तो अमाउंट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो है यहाँ पे बिजनेस कितने जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वहां पे जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखें तो क्या हुआ कि पहले सिचुएशन आपके पास क्या थी कि इंटरेस्ट रेट जब आपके पास जो है ज्यादा था, ठीक है, तो वहां पे जो है आपके पास बिजनेसेस कम थे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेसेस को पता चला कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है बहुत अच्छा मिल रहा है तो वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। और जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया ताकि वो जो है एक लिमिट पे रहे। अगर आप सारे के सारे पैसे उनको देना शुरू कर दोगे तो वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को डिस्करेज करने के लिए क्या कर दिया, वहां पे शिफ्ट को मूव करना शुरू कर दिया। और यही चीज जो है यहाँ पे इन्होंने फिर एक्सप्लेन करके बताई हुई है, जो मैंने वहां पे आपको कर्व्स की सूरत में बताया कि क्यों वहां से मूवमेंट्स होना शुरू हो गई और क्यों वहां से फंड्स आपके जो है मूव होना शुरू हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। और फिर वो क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं जहां पे दोनों चीजें आपके पास जो है बैलेंस होना शुरू हो जाती है और थोड़ा सा स्टेबलाइज करना शुरू कर देते हैं इन चीजों को। सो लास्ट में इन्होंने क्या कहा, सवाल पूछा, कहता है कि डज द यूनाइटेड स्टेट रिलाई टू मच ऑन फॉरेन फंड्स, क्या यूएस को रिलाई करना चाहिए फॉरेन फंड्स पे कि नहीं। सो कहता है कि इफ जापान एंड चाइना स्टॉप इन्वेस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स डेट सिक्योरिटीज द यूनाइटेड स्टेट इंटरेस्ट रेट वुड पॉसिबली राइज। The investors from other countries would be attracted to the relatively high US interest rate. Thus, the United States would still be able to obtain funding for its debt, but its interest rate may be higher. ठीक है, कि वहां पे क्या हो जाता है कि अगर जापान और वो जो है ये कंसिडर करते हैं कि हम जो है यूएस के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, तो क्या हो जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है वहां पे इसने इंटरेस्ट रेट उसको मजीद बढ़ा देगा। और वो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो इनके अलावा और कंट्रीज भी तो बैठी हुए हैं जो कहेगी कि यार हम तैयार हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट क्या हो जाएगा कि वो स्टिल जो है वो अपने डेट जो है वहां से फंडिंग obtain करना शुरू कर देगा, लेकिन दैट विल बी हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ठीक है, क्योंकि उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है वो पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। सो कहता है कि इन जनरल एक्सेस टू इंटरनेशनल फंडिंग has allowed more growth in United States economy over time, but it also makes the United States more reliant on foreign investors for funding. The United States should be able to rely on substantial foreign funding in the future as long as the United States government and firms are still perceived to be creditworthy. If that trust is ever weakened, the United States government and firms would only be able to obtain foreign funding if they paid a higher interest rate to compensate for the risk. ठीक है, कहता है कि अगर हम जनरली देखें तो आपके पास क्या हुआ कि इंटरनेशनल फंड्स फ्लो जो है ग्रोथ आपको अलाउ करती है इकोनॉमी को ओवर टाइम, ठीक है। और वो जो है मजीद इंटरनेशनल फंड्स पे जो है रिलाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको जो है फंडिंग्स हो रही है तो वो कहते हैं कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे जो है अपने डेट्स वगैरह शुरू करें, इंटरनेशनली डिफरेंट लोगों से पैसे लेके हम जो है क्या कर सकते हैं, मजीद बड़ी बड़ी फर्म्स और बड़े बड़े जो है प्लांट्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक बात ये आ जाती है कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि अगर वो इन चीज़ों पे फॉरेन फंडिंग पे इतना ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो है अगर वो मजीद कर्जे लेते रहे, डेट पे सारे बिजनेस चलाते रहे, तो हो सकता है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाए। और जब तक जो है क्रेडिट वर्दीनेस सही तरीके से मेंटेन नहीं रहेगी और अगर वो जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो है उनके ऊपर ट्रस्ट वीक होना शुरू हो जाएगा। और जब ट्रस्ट मजीद वीक होना शुरू हो जाएगा तो उनको जो है वो रिस्क प्रीमियम भी देना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो डूब रही है तो वो उसको मजीद इंटरेस्ट रेट को हाई करेगा। कि अगर वो 10% दे रहा था तो अब वो 10 से ग्रो करके क्या करेगा, वो 13 से 14 जो है 15 से 14 तक जाएगा, ताकि वो जो लोग डर रहे हैं, जो रिस्क आ रहा है, उनको नजर आ रहा है कि जी हमारे पैसे डूब सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और उसको लोगों को वो मजीद कंपनसेट करेगा ताकि लोगों का ये फियर खत्म हो जाए कि हमारे जो है यहाँ पे पैसे डूब सकते हैं।
और जब वो इस सिचुएशन की तरफ जाएगा तो वहाँ पे उनके कंपनीज़ के लिए वो चीज़ जो है वर्स्ट होना शुरू हो जाएगी और कंट्रीज़ के जो है वो जब कर्ज़ा मिल रहा है उसको तो वो बहुत ही हाई कॉस्ट में उसको मिलना शुरू हो जाएगा। सो अब डिपेंड करता है कि यूएस की फर्म्स जो है उसको कितना अफोर्ड करती हैं, कितना जो इस चीज़ को प्रिवेल करती हैं, दैट इज़ देयर चॉइस। लेकिन जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपके लिए महँगा होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आप कोशिश करते हो कि हम अपने इंटरनल सोर्सेज़ की तरफ आएँ और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।